Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. सर सर एक डाउट है। बोलो। सर आपने जब फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन दिखाया था सर, फिर उसमें आपने जो केमिकल रिएक्शन दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, तो सर इसमें रेडिकल कौन सा है पता कैसे चलेगा? उसमें लिखो डिस्कशन लेटर ऑन। ओके, ठीक है। यस सर। डिस्कशन लेटर ऑन मतलब जब एल्कीन चैप्टर पढ़ेंगे तब करेंगे। सब लोग ज्वाइन कर गए बेटा कि रेस्ट कर रहे हैं सब? बोलो। सर आपने कल कंडेंसेशन रिएक्शन में जो रिएक्शन दी थी वो रिएक्शन का नाम क्या था? एल्डोल कंडेंसेशन। So, यस। कल आपने एक रिएक्शन दिया था कंडेंसेशन में कि CH3 डबल बॉन्ड OH और Yes, yes. NaOH के साथ। सर तो उसमें हाँ। H निकला क्यों सर उसमें से? अल्फा एच एसिडिक होता है इसलिए बेस ने अल्फा एच को निकाल लिया। ओके सर, अभी तक मैं स्टार्ट नहीं किया ना। अभी तो डाउट्स ही पूछ रहे हैं लोग। ओके और कोई कंफ्यूजन डाउट? सर वो जब अल्फा एच निकलेगा वो न्यूक्लियोफाइल बनेगा ना? अल्फा एच निकल जाएगा तो रिमेनिंग पार्ट न्यूक्लियोफाइल बनेगा। हाँ सर, मतलब रिमेनिंग पार्ट न्यूक्लियोफाइल होगा ना? अभी भी सब लोग ज्वाइन नहीं किए बेटा। चलिए शुरू करते हैं। लिखिएगा रिएजेंट। तो आज हम लोग रिएजेंट स्टार्ट करेंगे और रिएजेंट वैसे तो हम पहले से जानते हैं, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दो ही मेनली पढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें एक छोटा सा नोट लिखिएगा, reagents कर लीजिए। Most of the organic reactions take place. Most of the organic reactions take place in solution phase. Most of the organic reactions take place in solution phase, especially polar system. Most of the organic reactions take place in solution phase, especially polar system. Especially polar system. The basic characteristic of these polar organic reactions is the Sir, basic can you repeat after polar characteristic system? polar system full stop. The basic characteristic of these polar organic reactions is
The basic characteristic of these polar organic reactions is electron deficient site. Electron पोलर के बाद क्या deficient बोला? polar organic reactions is electron deficient site in one molecule. Electron deficient site in one molecule interacts with electron rich site So one in molecule. another molecule. Can you repeat after interact? Interacts with electron rich site in another molecule. Look at the screen. सर एक बार आप पूरा नोट रिपीट कर सकते हो प्लीज? पूरा नोट रिपीट कर। चलेगा। मैं फोटो खींच के भेज देता हूँ। हाँ, अगर फोटो डाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, डाल दो। सर लास्ट लाइन क्या था? क्या बेटा? लास्ट लाइन केवल लास्ट लाइन ये सामने लिखी ना, अनदर मॉलिक्यूल, ये चीज है पूरा लास्ट में। ओके सर। सबने लिख लिया? यस सर। लिखिएगा, most of the reagents are classified into number 1, nucleophiles और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस लविंग। Look at the screen. Number 2, electrophiles और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, जिनको आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग। सर रिएजेंट का कोई नोट बताया आपने? कोई बच्चे की हेल्प करेगा? क्या मांग रहा है ये? मैं फोटो खींच के भेज देता हूँ। आई होप आप बुकलेट सॉल्व कर रहे होंगे। हाँ, सैटरडे को स्टार्टिंग का फेज में मैं टेस्ट आपको फॉरवर्ड करूंगा। 3:30 का लेक्चर अपना या 5:15 का बेटा? 3:30 को ना, तो 2 मिनट्स पहले ही ज्वाइन कर जाना था, तो उसमें मैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया दूंगा और फिर 3:30 या 3:35 तक आपको पेपर ग्रुप में डाल दूंगा। एंड देन उसके बाद वो पेपर आपको सॉल्व करना है एंड आंसर की आप उसमें ग्रुप में डाल दीजिएगा फोटो क्लिक करके, सो दैट कोई चेंज ना करे, और फिर मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है? यस।
आगे लिखेगा इसी में बेटा कंटिन्यूएशन में, इन अ पोलर रिएक्शन, इन अ पोलर रिएक्शन, सर ये किसी के अंडर है, ऐसे नॉर्मल नोट है रिएजेंट के अंदर? नॉर्मल नोट है, मतलब रिएजेंट्स के अलग अलग पॉइंट्स में लिखा रहा हूँ कि क्या क्या है। मेनली यही सब दिखाना है कि एक न्यूक्लियोफाइल है, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल है, दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, बट अपने को आइडिया आना चाहिए इस तरह का। लिखेगा इन अ पोलर रिएक्शन इफ रिएजेंट इज न्यूक्लियोफाइल then substrate will be electrophile. In a polar reaction, if the reagent is nucleophile, then substrate will be electrophile. And if the reagent is electrophile, then substrate will be nucleophile. लिखिएगा during the reactions. Sir, 1 minute. Okay. Yes, sir. You can continue. Okay. ये पूरा लिख लिया बेटा, इन अ पोलर रिएक्शन इफ रिएजेंट इज न्यूक्लियोफाइल द सबस्ट्रेट विल बी इलेक्ट्रोफाइल एंड वाइस वर्सा. Yes, sir. Yes. Yes, sir. During the reactions, this is an interesting point. During the reaction, electrons flow, और ये केमिकल बॉन्डिंग में आपने वर्ड पढ़ा होगा HOMO, highest occupied molecular orbital. Highest occupied molecular orbital. बेटा आपका केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया है क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. मतलब यहाँ पर, यस सर। और आयोनिक इक्विलिब्रियम सर चल रहा है। सर चल रहा है। चल रहा है। थर्मोडायनेमिक्स हो गया। हो गया सर। कौन टीचर ले रहा है आपका बेटा ये? गौरव सर। सर गौरव जसोरिया। ठीक है। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सर कैन यू रिपीट द लास्ट पॉइंट? ये सामने लिखा है ना, मैंने बोला ड्यूरिंग द रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम दिस ऑफ वन मॉलिक्यूल टू lowest unoccupied molecular orbital. Lowest unoccupied molecular orbital. एक कॉमन सेंस की बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। ऑक्यूपाइड है तभी तो वो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है, अनऑक्यूपाइड है इसीलिए तो उस पे लोन पेयर आ सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर आ सकता है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है सर आप ये वाला सेंटेंस पूरा रिपीट कर दो एक बार। एक साथ बोल देता हूं। ड्यूरिंग द रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम HOMO of one molecule to LUMO of another molecule. ठीक है। यस सर। फिर एक अनदर पॉइंट यहीं पर देखो, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हो सकता है तुम्हें क्वेश्चंस में कोई जरूरत ही ना पड़े, लेकिन वो डायरेक्ट थियरी में पूछ सकता है, वो ऑप्शंस में ऐसा लिखा हुआ पूछ सकता है। ये जरूरी नहीं कि तुमको क्वेश्चन सॉल्विंग में इसकी रिक्वायरमेंट हो, लेकिन वो थ्योरेटिकल पार्ट पूछेगा, इसलिए ये सारे नोट्स जरूरी हैं। नेक्स्ट लिखिएगा,
and this is also very special. लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसका कोई रोल नहीं आएगा. For effective interaction of two orbitals of two molecules, for effective interaction of two orbitals of two molecules, they must be correctly oriented in space. They must can you be. repeat? They must be correctly oriented in So can you space. repeat from starting? कोई रिपीट करेगा बेटा? कोई बोलेगा एक बार? Yes. For effect. Interaction of two orbitals of two molecules, they must be correctly oriented. सब लोग एक बार इस नोट को मतलब पूरा ये पढ़ लें, रिएजेंट्स वाला जो वो है, ठीक है? कुछ लोग बाद में भी ज्वाइन किए थे, सब लोग पढ़ लो. इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन किसी भी लाइन में, किसी भी पॉइंट पे, यू प्लीज आस्क. सर ओरिएंटेड के बाद क्या था? ओरिएंटेड के आगे? स्पेस में, इन Oriented स्पेस. in space. Just read this whole thing. If you have any doubts, any confusion, you please ask. Correctly oriented मतलब suitably oriented ना? हाँ, suitably oriented. Correctly oriented बोला, वो suitably लिख लो यार. गाइस, अब तक हमने जो भी चैप्टर्स पढ़े, सबसे डिफिकल्ट वाला जो कंसीडर किया जाएगा वो रिएक्शन मैकेनिज्म ही है. ठीक है? तो इसमें अच्छे से आप करिए. अगर कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप इमीडिएट पूछ लिए. अगर किसी चीज में ऐसा होगा कि ये बाद में पढ़ाया जाएगा तो वहां नीचे लिखवा देंगे कि डिस्कशन लेटर ऑन, सो दैट जब आप रिवाइज करें, लेटर से 6 महीने तक कुछ पढ़ाया ही नहीं गया तो आप पूछने आ सकते हो कि भाई ये कब आएगा. ठीक है? यस सर. यस सर. सर नॉन पोलर सिस्टम में ये टेक प्लेस करेगा? कौन सा? सर ऑर्गेनिक रिएक्शंस. देखो, नॉन पोलर जैसे मान लीजिए गैस फेज हो गया है ना, तो गैस फेज एक टाइप का नॉन पोलर ही तो हो गया. मतलब टुवर्ड्स नॉन पोलरिटी क्या है? टुवर्ड्स वो गैस फेज, मतलब जहाँ जो है, अगर तुमने कोई ऐसे इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल जहाँ चार्जेस आएंगे तो वो डिसॉल्व ही नहीं होंगे अगर सिस्टम में, तो रिएक्शन कैसे करेंगे? समझ पा रहे हो मेरी बात? यस सर. तो इसीलिए हम लोग इसको पोलर सिस्टम में ही रिएक्शन कराते हैं. थैंक यू सर. फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं. इसमें लिखिएगा अब न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल, a reagent which is capable of donating, a reagent which is capable of donating a pair of electrons, a reagent which is capable of donating a pair of electrons to form a bond, with electron deficient atom. Electron deficient atom, in the bracket you write electrophilic. Electron deficient atom, in the bracket you write electrophilic, of substrate is called a nucleophile.
nucleophiles can be negatively charged. Nucleophiles can be negatively charged or neutral and can donate electrons from a lone pair, a pi bond, or even a sigma bond. Electrons from a lone pair, a pi bond, or even a sigma bond. ठीक है? आंसर अब देखो बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अब क्या करूंगा, आपको सारे एग्जांपल्स दूंगा जो जो पॉसिबल है। इससे क्या है कि मतलब अगर थोड़ा बहुत आपको डेफिनेशन को लेकर कंफ्यूजन है तो एटलीस्ट आप एक बार एग्जांपल्स तो गो थ्रू कर लोगे। सो अब आप लिखिएगा इसमें नंबर 1, न्यूक्लियोफाइल्स that donate lone pair and are negatively charged. Nucleophiles that donate lone pair and are negatively charged. Let me write those examples. RO माइनस इसको एल्कोक्साइड बोलते हैं, HO माइनस हाइड्रोक्साइड है, इसको फिनॉक्साइड बोलते हैं, इसको एमाइड बोलते हैं। ये उसी का डेरिवेटिव आप इसको बोल सकते हो। ये सब उसी के डेरिवेटिव्स हैं। RCOO माइनस कार्बोक्सिलेट है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है। आगे चल के आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो उन सब में ये सब लिगैंड्स का काम करेंगे। अगर थोड़ा बहुत तुम्हें लिगैंड्स या लाइगैंड्स केमिकल बॉन्डिंग में बताया होगा तो यू विल गेट द आइडिया। सर लास्ट वाला HSO3 है ना? यस बेटा। Should I remove this? यस सर। सर हमें इन्हें याद रखना है। सर तुमको लगता है इनको याद रखने की जरूरत है? नो सर, याद होते भी नहीं। इनको तो अंधा भी देख के बता देगा कि ये न्यूक्लियोफाइल्स है। सब में लोन पेयर दिख रहा है। लोन पेयर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, एक बार हर चीज गो थ्रू करनी होती है ना, कि अपने को हल्का सा भी एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, Yes, sir. यस सर।
देखो अब हमारा काम क्या है एज अ टीचर भी, हमारा पर्पस क्या होता है कि ऑल्दो बाय रूल या उनका जो स्टाइल है जेई वालों का, एडवांस की बात करो, दे आस्क न्यू प्रॉब्लम्स, है ना, लेकिन स्पेशली केमिस्ट्री में मेरा तो काम यही है कि मैं आपको ज्यादातर चीजें नोन करवा दूंगा। तो नोन होने का मतलब वो बोर्ड स्टाइल में हो जाए। जैसे ही आप चीजें बोर्ड स्टाइल में जाओगे तो ज्यादातर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सही हो जाते हैं। जितना आप अननोन वाले में रहोगे उतना आपके लिए वो टफ हो जाएगा, ठीक है। और केमिस्ट्री की खास बात ये है कि चीजें लिमिटेड होती हैं। लिमिटेड का मतलब उनमें क्वेश्चंस बहुत नहीं फ्रेम हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने थियरी कम पढ़ी है तो हर चीज वो अननोन हो जाएगी, तो फिर वो वैसी सिनेरियो हो जाएगा जैसे आप फिजिक्स या मैथ्स में डील करते हो कि हर नया क्वेश्चन आपके लिए नई स्टाइल से करना वो डिफिकल्ट पड़ जाता है। तो केमिस्ट्री इसीलिए स्कोरिंग हो जाएगी क्योंकि हम ज्यादातर चीजें पढ़ेंगे और ऐसा कुछ करेंगे कि सब कुछ ऐसा लगे कि ये हम देख कर आए हैं घर से, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस से आप वहां सॉल्व करो। नंबर 2 लिखिएगा, न्यूक्लियोफाइल्स दैट डोनेट लोन पेयर एंड आर न्यूट्रल। सर पिछले वाले कोई टर्म नहीं था क्या? फाइल्स दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड आर नेगेटिव, उसको कोई टर्म नहीं था? जब नहीं था मतलब इतना बड़ा हेडिंग लिखा तो है। and are negatively charged. ये सब एमाइंस है, टर्शरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन, अमोनिया। गाइस इवन दो तुमको यहाँ पर किसी में 2 लोन पेयर दिख रहा होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये दोनों लोन पेयर दे सकता है, समझे ना। वो लोन पेयर एक ही देगा, वो भले ही तुमको वहां 2 दिख रहे हैं, ठीक है। यस सर। Yes, sir. यस सर। अभी मैं आपको सब बताऊंगा कि जैसे सिस्टम में मान लो कि 2 साइट्स आपके पास हैं, 2 लोन पेयर वाली हैं, तो उनमें से बेटर साइट, वैसे तो हम जीओसी में भी पढ़ चुके हैं बेसिक स्ट्रेंथ, तो बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कई बार मैच करती है, कई बार वो अपोजिट होती है, ठीक है। तो वो सब अभी डिस्कशन में आएगा कि कैसे पता करें, ठीक है। कब, क्योंकि क्वेश्चंस इस पे भी पूछे जाएंगे कि राइट द न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ऑर्डर फॉर फॉलोइंग 4 न्यूक्लियोफाइल्स, जैसे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पढ़ते थे, ठीक है। तो अगर बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मैच कर रहा है तब तो समझ लो तुम्हें आता है, क्योंकि पहले से ही तुमने वो सब पढ़ रखा है। जहां वो चेंज होगा उसको अलग से थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, है ना। तो रिलेट करते हुए चलेंगे तो अपने को इजी हो जाएगा। NH2OH हाइड्रोक्सिल अमाइन इसको बोलते हैं, हाँ? नाम भी आप लिख सकते हो, कोई जो डिफिकल्ट, जैसे हाइड्राजीन है, ये हाइड्रोक्सिल अमाइन है। किसी का नाम आपको चाहिए भी, अगर मान लो वो पॉपुलैरिटी में नहीं है तो उसका नाम जरूरी नहीं कि आप लिखें, लेकिन ये सब क्या है, आगे चल के रिएक्शंस में भी बहुत आने वाले हैं। दिस इज एनिलीन। पायरिडीन भी आप रख सर सकते हैं यहाँ। NH2OH का क्या नाम लिखा है आपने? क्या बड़ा? हाइड्रोक्सी अमाइलिन। हाइड्रोक्सिलामाइन, गॉडजिला होता है ना, हाइड्रोक्सिलामाइन। इसको फॉस्फीन बोलते हैं। ये जो होता है इसको ट्राइफिनाइल फॉस्फीन बोलते हैं।
इसको भी कॉपी कर लो। सर यस सर आप लोग थर्ड लास्ट वाले में सेकंड क्या बनाया आपने? थर्ड लास्ट वाले में सेकंड, थर्ड लास्ट वाले में सेकंड R2S। सर वो 2 बना एनिलीन के बाजू में सर। एनिलीन। एनिलीन के बाजू में पाइरिडीन। सर वो नहीं, वो 2 के ऊपर 2। O2 के ऊपर कोई मदद करे इसकी? सर वो हाइड्रोजन के नीचे जो बना है वो पूछ रहे हैं। हाइड्रोजन के जस्ट नीचे तो कॉमा है, कॉमा के लेफ्ट में एनिलीन है, कॉमा के राइट में पाइरिडीन है। Have you got the answer? यस यस सर। डन सर। तो लास्ट वाले न्यूक्लियोफाइल का नाम क्या है? लास्ट वाले न्यूक्लियोफाइल का, यस लास्ट वाले न्यूक्लियोफाइल का ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ओके सर डन। सबने कर लिया बेटा, रिमूव कर दें पेज। यस सर एक मिनट सर। सर एक डन सर। देखो अब वो वाले एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूं जहां पर बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं अगर वो पढ़ के नहीं जाते हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल लिखूं एल्कीन, ठीक है ना, तो अचानक से इसको देख के कोई न्यूक्लियोफाइल इसको नहीं बोल पाता, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल उसके अंदर फीलिंग्स रहती है, इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। और जब इलेक्ट्रॉन पेयर की फीलिंग्स आती है तो उसके माइंड में क्या रहता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब लोन पेयर होना चाहिए। जबकि हमारा हेडिंग क्या कहता है, न्यूक्लियोफाइल्स दैट डोनेट पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रिच है, लेकिन ये पाई इलेक्ट्रॉन रिच है। क्या आप समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। ठीक है, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा ना तो एक कार्बन की साइड इलेक्ट्रोफिलिक होगी और एक कार्बन की साइड न्यूक्लियोफिलिक, लेकिन ये शिफ्ट क्यों होगा? तो शिफ्ट होने का मतलब क्या था? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कैन यू रिकॉल? यस यस सर। यानी शिफ्टिंग तभी होगी जब कोई रिएजेंट आएगा दूसरा, इसको रिएजेंट मान रहे हैं अगर तो वो सबस्ट्रेट हो जाएगा, और अगर इसको सबस्ट्रेट मान लो तो उसको रिएजेंट मान लो। तो अगर वो रिएजेंट आएगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, लेकिन वो आएगा कौन? तो ये कहेगा कि आई एम पाई इलेक्ट्रॉन रिच, तो सामने वाला बोलेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हूं, तो इंटरेक्शन चालू होगा। इसका मतलब इसके साथ कौन इंटरैक्ट कर सकता है? तो उसका आंसर है इलेक्ट्रोफाइल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। ठीक है, फिर जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स किसी एक तरफ शिफ्ट होंगे, वो न्यूक्लियोफिलिक साइट हो जाएगा। दैट न्यूक्लियोफिलिक साइट विल इंटरैक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करने आया। आई होप आप मेरी पॉइंट को समझ पाए। Yes. यस Yes, sir. यस सर। वो सब बाद में भी डिस्कशन आएगा, अभी के लिए केवल इतना
कि ये न्यूक्लियोफाइल्स हैं सबके सब। बिलीव में बहुत सारे बच्चे ये छोटे छोटे क्वेश्चंस गलत कराते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट घर से पढ़ के नहीं जाते इनके बारे में। ठीक है, एल्कीन एल्काइन वो कंपाउंड्स तो समझते हैं, लेकिन वो ये न्यूक्लियोफाइल होगा उनके माइंड में ही नहीं आता। एल्काइन हो गया, बेंजीन, कोई बोलेगा ये कैसे हो जाएगा, ये तो स्टेबल है, ये रिएजेंट कैसे बनेगा, अटैक क्यों करेगा, तो ये सब डिस्कशन का पार्ट होगा। बट इसका एग्जाम्पल करके आप यहाँ लिख कर रखिएगा बेंजीन। तो मैं इसको जनरल मैनर में एरोमेटिक रिंग काउंट कर रहा हूँ, है ना। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स फॉर एरोमेटिक रिंग एटसेट्रा। सर बस 3 ही एग्जांपल। नहीं तो एक्सेट्रा बहुत लिखा है सारे ना। लिख सकते, देखो Yes, sir. इथीन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, आंडेक, इस तरह करके खूब सारे लिख सकते हैं। Should I remove this? सर एक मिनट। वेट सर। 1 minute सर। इधर भी बहुत सारे लिख सकते हो। टोलुइन लिख दो, CH3 लगा दो, 2 CH3 लगा दो, CH2 CH3 लगा दो, CH2 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 CH3, जितनी मर्जी एग्जांपल्स लिख लो। Somebody is saying my voice is breaking. Is it true? नो No, सर, sir. इट No, इज sir, क्लियर। not sir. इधर तो यार मेरा वाईफाई फुल दिखा रहा है। सर इधर उसका फुल ही कह रहा है। प्रॉब्लम रहेगा। कैटेगरी में आएंगे ना। चलिए नेक्स्ट पे जाए बेटा। यस सर। सर ये 4th वन है ना। हाँ जो भी नंबर है कंटिन्यू करना है। तो वो हाइड्राइड है ना लास्ट में। यस सर इन पे चार्ज क्या रहते हैं? ये न्यूट्रल। ये एक बड़ा पॉपुलर कंपाउंड है, डाइबेल एच, पहले ही बताया, फुल फॉर्म भी मैंने लिख दिया और ये दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो एक्चुअली में ये अपना हाइड्राइड ट्रांसफर करता है। तो जब हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा तो वो एक्चुअली इसका यहाँ का इलेक्ट्रॉन पेयर जा रहा है। इज इट क्लियर? Yes, sir. आप इस बोलेंगे यार ये वाला पॉइंट। मैंने बोला कि डाइबेल एच एक पॉपुलर रिएजेंट है। इसमें ALH का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और हाइड्राइड ट्रांसफर होता है किसी दूसरे को। हाइड्राइड जब जाएगा तो Okay, कौन sir. सा इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है? AL और H के बीच का, है ना। तो वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है। Yes, yes. यस। ये दूसरा पॉपुलर एग्जांपल है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें ये वाला जो बॉन्ड पेयर है वो निकलता है, यानी R पे माइनस आएगा और वो अटैक करने के लिए जाएगा। तो एक्चुअली में वो RMg बॉन्ड का सिग्मा इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। इज इट क्लियर? इसी तरह बहुत सारा आप लिख सकते हो।
इसको गिलमैन रिएजेंट कहते हैं। सर वो R2 है। R2CuLi। ठीक है, अब इसी में आप लिख सकते हो RNA, फिर आप लिख सकते हो RLi, फिर आप लिख सकते हो PHLi, ठीक है, फिर आप लिख सकते हो RZNX, फिर आप लिख सकते हो R2CD, फिर आप लिख सकते हो RCDCl। अब इसमें रिएक्टिविटी का वेरिएशन होता है, वो अभी आप इस तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, केवल आप रिएजेंट का लिस्ट लिख रहे हो। प्लीज कहो। गिलमैन फॉर्मूला क्या है? इसका बेटा गिलमैन रिएजेंट का फॉर्मूला? R2CuLi, कॉपर है बीच में। सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में सिग्मा बॉन्ड कैसे होगा डोनेट? RMG के बीच का बॉन्ड। RMG bond is highly polar. That is why RMGX can act as a nucleophile, because RMG bond can break and we can get R minus. Yes, yes. आंसर प्रीवियस वाले में न्यूक्लियोफाइल से डोनेट पाया बॉन्ड वाले में हमारा व्हाट अबाउट एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक? नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक रिंग इसकी बात कर रहे हो? सर आपने लास्ट वाले में लास्ट में यहाँ ना एग्जांपल दिया था। यस, वहां पे I am saying this. What are you saying? Yes, yes. I did So is not it get you necessary what for it you are to be saying. aromatic? Yes. Any pi electron system, but unfortunately, if it is anti-aromatic, that will not exist, unstable है. Okay, sir. सर आपने सेकंड वाला रिएजेंट कौन सा लिखा है, गिलमान है कि गिलमॉन है? गिलमैन, मन भी लिख सकते हो, MAN है, गिलमान, गिलमन, गिलमैन, व्हाटएवर यू थिंक, जो मर्जी हो कर अपने रिएजेंट से। सर गिलमैन रिएजेंट में कौन सा सिग्मा बॉन्ड डोनेट करेगा? RCU1। सर आपने जो लिस्ट लिखा है सर, उसमें सेकंड लास्ट और लास्ट क्या है? R2CD? R2CDCl। सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला? यस सर। लिखा तो है सामने, RMGX, RMGCl हो सकता है, RMGBr हो सकता है, RMGI हो सकता है। यश इज आस्किंग सर फिजिकल लेक्चर्स में आप लैब में प्रिपरेशन रिएक्शन, मुझे लगा फिजिकल केमिस्ट्री की बात है। फिजिकल लेक्चर्स में लैब में कुछ नहीं होता था बेटा। लैब में कुछ होता है क्या? तुम्हें लगता है किसी स्कूल कॉलेज में लैब में कुछ ढंग की चीजें रहती हैं? इतना पैसा कहाँ से आएगा बेटा? इतना पैसा, छोटी छोटी चीजें वो बहुत कॉस्टली, प्योर अगर सब्सटेंस तुम कुछ भी उठाओगे तो बहुत महंगा रहता है बेटा सब। चलिए, सबने कॉपी कर लिया, शुड आई रिमूव दिस? यस यस। चलिए, अब इसी वाले केस में है निगेटिवली चार्ज्ड।
नेगेटिवली चार्ज, मतलब इसमें भी सिग्मा बॉन्ड वाला केस लेंगे बट नेगेटिवली चार्ज, जैसे AlH4 माइनस, मतलब वही ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था लेकिन ये आयनिक पार्ट है, तो तुमने आयनिक वाला पार्ट हटा दिया। क्या आप विजुलाइज कर पा रहे हो सिचुएशन? BH4 माइनस यस सर। ये भी हाइड्राइड देगा, यस लेकिन ये था क्या पहले NaBH4, तो ये लेकिन ये आयनिक है इसलिए Na हटा दो आप, ऐसा है। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। Sir, can you explain again? इसको क्या बड़ा Can you explain it again, please? बड़ा आवाज नहीं आ रही मुझे। सर आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो प्लीज? सर आपने हेडिंग क्या बताया? I said AlH4 minus will be the similar example of sigma bond donation, but here the charge is negative. So that is why I have written it separately. But AlH4 minus is obtained from lithium aluminum hydride. This is popular. Lithium aluminum hydride. BH4 minus is obtained from sodium borohydride. ठीक है, तो सिंस लिथियम और इधर सोडियम ये एल्कली मेटल्स हैं, तो हमने इनको सेपरेट कर दिया, तो बाकी हिस्से में माइनस आ गया, तो इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल्स दैट डोनेट सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर एंड आर नेगेटिवली चार्ज्ड। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। सर तो इसका 5th पॉइंट बना देना। ये न्यूक्लियोफाइल्स विद नेगेटिव चार्ज है ना? Nucleophiles that donate sigma bond but have negative charge. सर और एक दो एग्जांपल्स। नहीं, इतना का एटसेट्रा लिखो ना, दैट विल कवर एवरीथिंग। Should I remove this? यस सर। यस सर। Yes, sir. सर प्लीज यूज। Please wait. ओके सर, डन सर। Somebody is writing end of thinking capacity. सही है। एक्चुअली में क्या रहता है, जितने आते हैं उतने लिखे जाते हैं, जिसके बाद भूल जाते हैं, नहीं आता है उसको एटसेट्रा लिख देते हैं। सिंपल सी चीज है। सर एग्जाम में नहीं चलता ना एक्सेट्रा। क्या बेटा? एग्जाम में नहीं चलता ना एक्सेट्रा यूज करना। चलिए एमबी फाइल लिखिएगा, नहीं एमबी फाइल अभी नहीं, सॉरी एम्बीडेंट लिखिएगा। सर नेक्स्ट टॉपिक है ना? एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल है। क्या बेटा? ये कंटिन्यूएशन में न्यूक्लियोफाइल्स में दिस इज अनदर कैटेगरी जिसको हम स्पेशली बोलते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। इसको डिफाइन भी कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लो आप। न्यूक्लियोफाइल्स that carry two or more electron donor sites, इसको बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, तो इसमें जैसे आप देखो एक एग्जांपल है CN माइनस। कैन यू सी 2 डोनर साइट्स? यस सर। यस सर। यस सर। यस यस। ठीक है, ये इसलिए जरूरी है जानना आपको, बिकॉज इट डिपेंड्स विच साइट इज एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस, अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ भी एटसेट्रा करके डाल दो। वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल है, आप NO2 माइनस लिख सकते हो, है ना,
सर वो NO2 आर सी माइनस, तो डबल बॉन्ड NO2 माइनस में ONO करके भी लिख सकते हो ऐसा, ठीक है। तो ये डोनर साइड्स आप उसके अकॉर्डिंगली डील कर सकते हो। क्या बोला बेटा आपने? सर वो आर सी डबल बॉन्ड RC डबल बॉन्ड और CH2 माइनस। ओके सर। गाइस, इसमें जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, in future we are going to study this reaction. Let us say if I choose alkyl halide and if this alkyl halide is reacted with KCN, then the product obtained is RCN. At the same time you get RNC. तो ये दो प्रोडक्ट मिलने का रीजन क्या है बताइए? दो न्यूक्लियोफाइल हैं, दोनों न्यूक्लियोफाइल है सर, कभी सी पे दो भी अटैक हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल्स कभी नहीं एन है, पे भी अटैक। 2 इलेक्ट्रॉन डोनर साइड्स। 2 डोनर साइट्स हैं, बिल्कुल से। दो न्यूक्लियोफाइल्स नहीं, न्यूक्लियोफाइल एक ही है लेकिन उसकी साइट्स उसके पास दो हैं। तो कौन सी साइट इंटरैक्ट की आरएक्स के साथ, उसके अकॉर्डिंगली यू आर गेटिंग प्रोडक्ट। लेकिन जब हमने चेक किया तो ये मेजर निकला। मेजर का मतलब ज्यादा अमाउंट में, बट इज द सेम रिएक्शन, मतलब सेम सबस्ट्रेट चूज किया, बट फॉर न्यूक्लियोफाइल आई हैव सिलेक्टेड AgCN। देखो CN माइनस कोई फ्री फॉर्म में तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो किसी कैटायन के साथ एग्जिस्ट करेगा। सो इन फर्स्ट केस आई हैव टेकन कैटायन K प्लस, तो ये हो गया KCN। इन सेकेंड केस आई हैव टेकन Ag प्लस AgCN हो गया। इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है RCN प्लस RNC, इसमें ये माइनर हो जाता है, ये मेजर हो जाता है, ठीक है। अब क्या तुम्हें फजांस रूल याद है केमिकल बॉन्डिंग का? यस सर। यस फजांस रूल में हम एक छोटी सी चीज पढ़ते हैं, या छोटी क्या पूरी चीज वही है। मेन वो क्या है, फजांस रूल किस लिए पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं आयोनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर। कैन यू रिकॉल? यस सर। हाँ, अब उसमें Yes. पॉइंट वाइज क्या रहता है कि कैटायन जो है, अगर उसका याद है एक पॉइंट आपको लिखाया गया होगा, सुडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कैन यू रिकॉल? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो अगर सुडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है किसी कैटायन का, तो वो जो एनायन है उसको ज्यादा पोलराइज करता है एंड एज अ रिजल्ट ज्यादा कोवेलेंट हो जाता है मॉलिक्यूल। क्या याद आ रहा है कुछ? यस सर। ये सब केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ाते हैं। तो या इन दोनों में से कौन है जिसमें के और सॉरी जो मेटल है और कार्बन उसके बीच का बॉन्ड ज्यादा आयोनिक होगा, और कौन सा केस है जिसमें मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड ज्यादा कोवेलेंट होगा? एशियन में ज्यादा आयनिक ए वाली बात है ना। तो देखो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो 10+2 लेवल पे उसका ये इसको बोलते हैं यू नो एक्सप्लेनेशन। इसका एक दूसरा एक्सप्लेनेशन भी है, वो टफ लेवल पे जाता है, उसको हार्ड एसिड और हार्ड न्यूक्लियोफाइल, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल इस तरह से डील करते हैं, बट वो अभी उसको स्किप करते हैं। अभी हम जो ऑलरेडी अपने को आता है उस पर डील कर रहे हैं। तो ये हम आराम से सोच के लिख पाएंगे CN माइनस की तरह ना, इस तरह से। तो जब ऐसा लिखेंगे यानी कार्बन माइनस इज फ्री टू अटैक, और जब कार्बन माइनस फ्री अटैक करने के लिए तो सब्स्टिट्यूशन में RCN मिल पा रहा है। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? यस यस लेकिन इस वाले में क्या प्रॉब्लम हो गई कि ये वाला हिस्सा तो ब्रेक ही नहीं हो पा रहा है, डिफिकल्ट है ब्रेक होना। तो नाइट्रोजन ने मौके का फायदा उठाया और अटैक कर दिया। क्या आप समझ पा रहे हो? Yes, sir. यस तो आप देखो ये छोटी सी चीज हमने फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग उठाया और इस यहाँ पर उसको यूज कर लिया, और हमारा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आ गया कि ये एक प्रोडक्ट मेजर दूसरा माइनर क्यों बन रहा है। कॉपी कर लो एंड यू राइट व्हाटएवर वी डिस्कस्ड, ठीक है। इसके लिए मैं कोई नोट नहीं दे रहा हूँ, आप अपनी स्टाइल से उसको लिख लो। यूजिंग फजांस रूल वी कैन एक्सप्लेन मेजर माइनर प्रोडक्ट एंड ऑल, जो भी आपको समझ में आया हो।
सर तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आयोनिक होगा तो वो फर्स्ट केस में आएगा और कोवैलेंट होगा तो सेकंड में आएगा, ऐसा बोल सकते हैं। क्या चीज? सर मैं कह रहा था कि अगर कोई कंपाउंड आयोनिक होगा तो फर्स्ट केस में आएगा और कोवैलेंट होगा नहीं तो बेटा, सेकंड। इतना ज्यादा जनरलाइज करने की जरूरत नहीं है। जब रिएक्शन आएगी तब तुम ये सोचना, ठीक है? ये कोई मैथ्स का फॉर्मूला डिराइव नहीं कर लिया हमने कि हर जगह लगा देंगे। जब क्वेश्चन आएगा तब डील करना, ठीक है? यस। ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन थी जिसका फैक्ट ऑब्जर्वेशन हम लोग साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है? हम कुछ जनरलाइज नहीं कर रहे हैं। हाँ, सिमिलर थिंग आएगी तो सिमिलर एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा वहां पर। डन? Wait. डन सर। क्या बोला बेटा आपने? वेट सर। वो भी लिख लेना कि Ag plus is a pseudo noble gas configuration. As a result, it has more tendency to polarize anion. So AgCN will be more covalent than KCN. ऐसा करके लिखो। सर एक बार वापस बता सकते हैं? क्या चीज? अरे यार, कोई कोई बताएगा क्या? कोई बच्चे की हेल्प करेगा? सर आप एक बार बोल दो। अरे यार, इसीलिए मैं ज्यादा बताता नहीं फिर तुम लोग परेशान करने लगते हो। Ag प्लस जो है वो सुडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होल्ड करता है, इसी वजह से वो Cn माइनस को ज्यादा पोलराइज कर पाएगा। एज अ रिजल्ट कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा एज पर फजांस रूल। ओके सर। डन सर। ये क्या बोलते हैं, आप में से कुछ लोगों को शायद परहाप्स वो बुकलेट सॉल्व किए थे और उनको डाउट्स हैं बुकलेट में। सो डू यू हैव डाउट्स? ऐसे बच्चे यहाँ पर हैं आज? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. अच्छा, कितने कितने तक सॉल्व किया है बेटा आप लोगों ने? सर होम असाइनमेंट 2 तो पूरा। सर पूरा। अच्छा, ठीक है, तो मैं बस एक थोड़ी सी नोट रहती और है। लिखा दूं, फिर आप लोगों के डाउट्स लूंगा। और बाकी लोग भी मेरे ख्याल से रहेंगे तो अच्छा ही रहेगा। एटलीस्ट आप अगर अटेम्प्ट आपने नहीं भी किए हैं तो एक आइडिया आपको लिख जाएगा हाउ टू सॉल्व थिंग्स, ठीक है? तो फिर वो आपको बुकलेट फिर आसान भी हो जाएगी। एक नोट इसको रिमूव कर दें बेटा। यस सर। यस सर। अब आप एक हेडिंग डालना, उसका एक नोट लिखाएंगे, फिर उसका डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। रिलेटिव strengths of nucleophiles। ब्रैकेट में लूज बेस भी लिख सकते हो, ठीक है? नोट लिखिएगा, अभी लिख लीजिएगा, बाद में फिर इसका डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। न्यूक्लियोफिलिसिटी
न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी, जिसको बेसिक स्ट्रेंथ एक्चुअली यहाँ बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी आर रिलेटेड टू ईच अदर, are related to each other, but these are measured in different ways. These are measured in different ways. Basic strength is measured by the position of an equilibrium. Basicity is measured by the position of an equilibrium. So from different, Yes, measured in different, can you repeat after that? measured in different ways. Full stop. Basicity is measured by the position of an equilibrium. Involving an electron pair donor, that is base, a proton, the conjugate acid, and conjugate base. Conjugate base. Full stop. सबने लिख लिया बेटा? डोनर के आगे, डोनर के आगे बोलो ना। दोबारा बोल रहा हूँ, डोनर के आगे, डोनर कहाँ पर है? Conjugate base, electron pair donor, that is base, comma, a proton, comma, the conjugate acid and conjugate base. चलिए, अब आप बुकलेट निकालिए जो आपको पूछना है। सर यस सर, बाकी डाउट्स आप सैटरडे को भी लोगे ना? सैटरडे को डाउट्स नहीं लूंगा, फिर तो डाउट सेशन लगेगा ना, वो तो टेस्ट के लिए मैं ले रहा हूँ। ऐसा अच्छा, ओके ओके। तो आज आप कोई मतलब कुछ डाउट्स लोगे और फिर बाद में लोगे जब डाउट सेशन लगेगा? हाँ, वो तो आप डाउट सेशन में डाउट्स पूछेंगे। ओके सर। बोलो बेटा, कौन सा बताऊं? एक्सरसाइज पहले बोलो आप। होम असाइनमेंट 1 के पार्ट ए का 29 दिखाएगा। एक मिनट, मैं कंफ्यूज हो गया। 1 आप बोल रहे हो? यस सर। उसका कौन सा? 29 क्वेश्चन में उसने कहा है रेसेमाइजेशन ड्यूरिंग एनोलाइजेशन ऑफ कीटोन। बहुत सिंपल है। एनोलाइजेशन में बता सकते हो कौन सा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है कीटोन का? अल्फा एच इज इन्वॉल्व। ठीक है। इफ द कार्बन, अल्फा कार्बन is chiral, if alpha carbon is chiral and having H, then racemization occurs. ठीक है, ये पहले एनॉल बनाएगा ऐसा, तो इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी खत्म हो गई, डबल बॉन्ड आ गया। फिर जब वो वापस कायरल बनेगा तो इसकी कायरलिटी में डेक्स्ट्रो भी आएगा और लेवो भी आएगा, इसीलिए उसमें रेसेमाइजेशन आता है। बट वो कब आएगा? जब ये खुद पहले से कायरल रहा हो। तो ये चीज आप हाईलाइट कर देना जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, आप बताइए नेक्स्ट। सर होम असाइनमेंट 1 पार्ट ए का 20 और 23। पार्ट ए का 20 एंड 23। 20 and 23. Part A, HA1, 20.
बहुत आसान है। ऑप्शन डी को देखो, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है या दिख रहा है अल्फा एच। सिंस अदर केसेस डोंट हैव अल्फा एच, तो उनमें टॉटोमेरिज्म नहीं होगी, इसमें होगा। और कौन सा बोला बेटा? 23 23 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर टॉटोमर्स। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा ड्रॉ करके। पहले वाले में कौन सा ऑप्शन बताऊं, इसमें 4 हैं, तुमको कौन सा नहीं आ रहा है? तो बहुत आसान है सर। ये एनॉल है तो इसका कीटो बनेगा, और कीटो बनेगा तो आप ऐसा ड्रॉ कर देते, ये कीटो हो गया। रिमेनिंग पार्ट वैसे ही कनेक्ट कर दो और मैच करा लो। क्या ऐसा मैच होता है? यस, तो वो टॉटोमेरिक पेयर्स हो गए। और बताइए, और बेटा, और किसी को डाउट? गेट इक्विप्ड टू जेई में हाँ, गेट इक्विप्ड में 42 बताइए कौन सा? गेट इक्विप्ड में 42। गेट इक्विप्ड साइक्लोहेक्सेन जहां लिखा है बेटा, यस सर cyclohexane. Cyclohexane tautomerizes in the presence of catalyst. Identify the product of the following tautomerization reaction. फिर इसमें सारे तो एच कन्वर्ट हो जाने चाहिए ना, बस टी ले जाना चाहिए। नहीं, सारे एच तो मैक्सिमम है, नहीं समझे? हाँ क्वेश्चन आता ओके सर मैक्सिमम एच। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, जो बेस्ट पॉसिबल मिले वो मार्क कर दो। हाँ समझ में ओके आया? सर समझा सर हाँ, सारे जरूरी नहीं है, वो तो मैक्सिमम नंबर है। ओके और सर। बोलो बेटा। तो उसमें 71 71 अभी के लिए छोड़ दो बेटा, वो उसमें लिख दो रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके सर या फिर आप ऐसा सोच लो कि जो इनेंशियोमर्स होंगे ना, उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, तो उसकी एनर्जी सेम मान लो। तो ग्राफ में आप देखो किन दो की एनर्जीज सेम है। जिनकी एनर्जीज सेम होंगी वो इनेंशियोमर्स होंगे, जिनकी एनर्जीज अलग अलग है उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो गई, इसका मतलब वो डायस्ट्रीमर्स है। क्या इससे आंसर निकल आएगा तुम्हारा? हाँ सर आ गया उससे। हाँ, तो बस फिर वही कर लो, है ना? ठीक सर। फिर और 73 बोलो बेटा। 73 ये तो पैसेज पैराग्राफ है, इसमें डाउट बोलो। तो उसमें जो दिया है कंपाउंड, उसके हाँ, स्टीरियो 2 है ना उधर साइड्स, स्टीरियो उधर आइसोमेरिक 1 साइड, 2 स्टीरियोजेनिक 3 दो है, साइड्स। 3 कायरल है, तो तीसरा कौन 3 सा? कायरल साइड्स दिख रहे हैं। अरे CHD और CHOH। हाँ सर समझा। ठीक है, यस सर। और बोलो बेटा। सर फिर 89 वाला। असर्शन रीजन 89 तेरी, इसमें क्या डाउट है? तो इसमें 6 स्टीरियो इसमें आइसोमेरिक 1 फॉर्म्स 2 होने चाहिए ना। 3, ये सुडो कायरल है ना, 4 मिलेगा। एक एग्जांपल मैंने क्लास में कराया सुडो कायरल, उसको चेक करो, 4 हाँ मिलता है, सर वैसा ही जिसमें है। से डेक्स्ट्रो लेवो और 2 मेसो होते हैं। हाँ हाँ, सर तो वैसे 4 ऑप्टिकली 4 एक्टिव हो आते जाएंगे और 2 मेजो हो जाएंगे ना। हैं। नहीं, 2 मेसो रहते हैं और 2 ऑप्टिकली एक्टिव, जिसमें एक डेक्स्ट्रो एक लेवो होता है। तो डेक्स्ट्रो लेवल को एक ही कंसिडर करते हैं। अबे डेक्स्ट्रो 1, लेवो 1 और 2 मेसो, टोटल 4 हुए ना। कैसे काउंटिंग कर रहे हो तुम? अरे हाँ समझा सर। और बोलो सर बेटा। विंडो टू जेई का 20। विंडो टू जेई का 12। 20 नॉट 12। विंडो 20th 20 बेटा। हाँ सर। ओके, CH3 CHOH CH डबल बॉन्ड CH OH CH3।
तो ये तो आसान लग रहा है मेरे को। इसमें एक ये कायरल साइट है, एक ये कायरल साइट है, और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की साइट है। 3 साइट्स हो गई, लेकिन ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। सिमेट्रिकल वाले में तुम्हें केयरफुल होना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें आपका लेफ्ट और राइट से जो कॉम्बिनेशन बनता है वो आइडेंटिकल भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर, तो उसमें फिर कंफ्यूजन होता है। इसमें सिस और ट्रांस बीच वाले में हम पढ़ सकता है, ये डेक्स्ट्रो और लेवो हो सकता है, इधर वाला भी डेक्स्ट्रो और लेवो हो सकता है। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है, अब इसको ऐसा भी आप मान सकते हो बेटा कि मान लो कि बीच वाले को मैं इग्नोर कर दूं, तो मेरे पास बताओ कितने कायरल कार्बन है? हाउ मेनी कायरल कार्बन बताइए? क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ यस सर, 2 कायरल कार्बन है, और ये फिर मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ dd ll dl, ld will be ignored. am I correct? यस सर। कितने आ गए बेटा इसमें? 3। ठीक है, जिसमें से 2 क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। ये क्या है? मेसो है। इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। तो सिस के लिए इसी तरह 3 बना लेंगे, ट्रांस के लिए भी 3 बना लेंगे। टोटल कितना हो गया? 6। अब आप आंसर्स मैच कराओ। देखो मैच करेगा, अब आप सोचिए। ठीक है, और बोलो बेटा। सर 13 का बी। किसका बेटा? 13 का बी पार्ट। 13 का बी क्या है भैया? ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। ये मुझे लगता है थोड़ा सा टाइपिंग में गड़बड़ी कर दी। उसने बोला है राइट मोस्ट स्टेबल मेसो कन्फॉर्मर ऑफ CH_dy CH_dy। मोस्ट स्टेबल, अच्छा एक में OH आ रहा है बेटा, नहीं समझे? जब OH आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी तो गॉश इफेक्ट आएगा। तो जो पहला वाला ऑप्शन पहला है जिसमें Y को CH3 बोला है, तो उसमें एंटी फॉर्म मोस्ट स्टेबल होगा। Y को वो बना दो CH3, तो ऐसे ही तो बनाओगे आप। इसको एंटी फॉर्म बोला जाता है। दिस इज मोस्ट स्टेबल। अगर सोचिए इस CH3 के बदले में OH रखता तो OH एंटी फॉर्म वाला मोस्ट स्टेबल नहीं होता, OH गॉश फॉर्म वाला ज्यादा स्टेबल होता है। कैन यू सी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ होती है, जबकि ये एंटी फॉर्म वाला ज्यादा स्टेबल है। इज इट क्लियर? सर आई थिंक मेरे में क्वेश्चन का कोई एरर है, तो आप एक बार। दिस इज द क्वेश्चन। वो बोला राइट द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ दिस, ये सामने क्वेश्चन है, CH_dy दिस इज द कंपाउंड। So then what will इज इट D क्लियर? be? इसका मोस्ट स्टेबल डी ड्यूटेरियम ले लो, मैं इधर डी लगा दूंगा, ड्यूटेरियम। ओके, हाँ। ठीक है, और बोलिए, और किसी को कोई डाउट है बेटा? 26 का बी। इसी में? हाँ सर। 26 का तो बी, उसमें O वाला जो है उसका फिशर कैसे बनाएंगे? ओ का फिशर प्रोजेक्शन बड़ा आसान है। ये लो, इसको ये ऐसा दिया हुआ है, CH3 यहाँ पर है और ऊपर Cl दिया हुआ है। तो फिशर प्रोजेक्शन कब बनता है? जब ये किस फॉर्म में रहता है? एक्लिप्स के लिए घुमा दो इसको, Cl नीचे आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा। इसको ऐसे ही रहने दो और इसको दबा दो,
तो OH H CH3 Cl OH H, तो बन गया ये सेकेंड्स में। बहुत आसान है। ओके इज इट क्लियर? यस सर। चलिए ये भी ड्रॉ कर लो। और किसी को कोई डाउट है बेटा? सर होम असाइनमेंट 4 का पार्ट बी का फर्स्ट। होम असाइनमेंट 4 का पार्ट बी। बी का कौन सा बेटा? फर्स्ट सर, उसमें डी ऑप्शन। फर्स्ट का डी। डी वाले में ये है ना, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, ऑप्टिकल नहीं होता। ऑप्टिकल कब होगा? जब क्यूमुलेटिव इवन नंबर। ठीक है? यस। और बोलो बेटा, और बोलिए। और किसी को कोई डाउट है इधर? जल्दी बोलिए। सर होम असाइनमेंट 4 का पार्ट बी का 7। पार्ट बी का 7। ये क्या है भाई? माइकोमाइसिन is a natural acting antibody. It is the structure. How many stereo isomers it has? अरे बहुत आसान है बेटा। पहली चीज है एक डबल बॉन्ड है CH वाला, उसको काउंट करो, दैट इज वन साइड। और फिर एक और डबल बॉन्ड है, दैट इज अनदर साइड। फिर क्यूमुलेटिव जो होता है उसमें ध्यान देना होता है कि वो ऑप्टिकल की साइड है कि ज्योमेट्रिकल की। तो क्यूमुलेटिव इवन नंबर है, तो ये ऑप्टिकल की साइड हो गई। ट्रिपल बॉन्ड कोई साइड नहीं होता, इसीलिए टोटल साइड्स कितनी हो गई यहाँ पर? 3। और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो स्टीरियो आइसोमर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2 to the power n, 8 इज द आंसर। ठीक है? So, but in this case, when you made us write in the notebook, तो फिर cumulative bonds के आजू बाजू the groups were the same only, so that is not necessary, right? नो, क्यूमुलेटिव के आजू बाजू ग्रुप कैसे सेम हो जाएंगे? ये इधर H है, इधर एक बल्की ग्रुप है, इधर H है, इधर G डैश है, सेम कहाँ हुआ? ये तो HH होता तो सेम होता, या GG होता तो सेम होता। ये क्यूमुलेटिव है, हो गया ना ऑप्टिकल का साइड। Okay, thank you, sir. और बोलिए बेटा, और किसी को कोई डाउट है? जिनको डाउट नहीं है वो दे कैन लीव नाउ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम हो गया, आप यू लीव कर सकते हैं, आप रेस्ट करिए, है ना? थैंक यू सर, बाय। ओके। और बोलिए, और किसी को डाउट है? चलिए तो खत्म कर सकते हैं लेक्चर को अभी। चलो बाय। टेस्ट के पेपर आपको मैं 3:30 को दूंगा सैटरडे को, ठीक है? चलो।